हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी वी डे के क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2014 का जो सितंबर में हुआ था, क्योंकि एक साल में 2 बार होता है, तो ये सितंबर 2014 का है। और इसमें हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जो क्लास 1 से 5 तक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें हम CDP की बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूरा सॉल्व पेपर है CDP का। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन दिए हैं संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन दिए हैं कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, या दूसरा है कि उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा दिया है कि सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो 3 है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास समृद्ध तथा विविधतापूर्ण वातावरण की उपलब्धता को समर्थित करता है। क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन मनन करने तथा क्रमिक रूप से इसे इस योग्य बनाने से होता है, जिससे वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक कर सके। तो इसलिए जो है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास है क्या है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या 1 या 2 दोनों। तो कौन सा हो जाएगा। यानी 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों सही हो जाएंगे। कैसे कि जो मात्रात्मक विकास है, मानव विकास जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है क्योंकि एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। किसको कहा जाता है कि एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है, जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। निम्न में से किससे संबंधित है प्राकृतिक पोषण विवाद। आनुवंशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पोषण विवाद जो है आनुवंशिकी एवं वातावरण से क्या है, संबंधित है। तो आनुवंशिकी एवं वातावरण ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है वो सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे सामाजिकरण की संज्ञा दी जाती है। और जिसके प्रमुख सक्रिय साधन कौन से होते हैं, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब आदि होते हैं, न कि सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। ये सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होता है सामाजिकरण की एजेंसियों में। तो ये बाकी जो है ये सक्रिय एजेंसी होती है और सिर्फ सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय एजेंसी है। ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। किसकी की गई है। तो जैविक पहलू की उपेक्षा की गई है। उन्होंने बालक के विकास में सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है। ऑप्शन देखते हैं, दिया है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो 1 वर्ष के शिशु जब आँख,
कान व हाथों से सोचते हैं तो उसमें इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है। कौन सा होता है? इंद्रिय जनित गामक स्तर शामिल होता है, क्योंकि इस स्तर में शिशु जो है हाथों से चीज़ों को इधर उधर करने, चीज़ों की पहचान कर या किसी ध्वनि को पहचान कर चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। तो इंद्रिय जनित गामक स्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रिया कच्छा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया सहयोग की नैतिकता। तो किससे संबंधित हैं? तो पियाजे के अनुसार यह सहपाठी विरोध सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। किससे? सहयोग की नैतिकता से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि। तो कौन सा रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा? तो व्यवहारिक बुद्धि। स्टर्नबर्ग ने इस सिद्धांत में 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? पहली है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरी है सृजनात्मक बुद्धि और तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि। तो ये 3 बुद्धियों का जो है त्रिस्तरीय सिद्धांत में इन 3 बुद्धियों का इन्होंने उल्लेख किया है। किसने? स्टर्नबर्ग ने किया है। अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने किया? डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो एल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और उसने 1905 में साइमन के साथ मिलकर इसका निर्माण किया था। कब? 1905 में साइमन के साथ मिलकर जो है इसका निर्माण किया था। आप लोग ये डेट भी याद रखना और किसके साथ? साइमन के साथ किया था। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं। ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो कौन सा हो जाएगा? ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न है कि कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद, कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, यह शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि लिंग भेद जो है शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। तो कौन सा है? तो चाक्षुष यानी कि विजुअल सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही हो जाएगा, चाक्षुष यानी कि विजुअल। अगला है 13 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या कर रही है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कि सीखने का आकलन या सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने के समय आकलन। तो वह क्या कर रहा है? तो वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। क्या कर रहा है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 2 वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं।
वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। क्या है? ऑप्शन देखते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। अगले ऑप्शन हमारा दिया है कि उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा है कि शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए योजना उनका सोच में अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर की, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो किससे रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक या समस्या समाधान। तो दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। किससे? विश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो आपको इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको आंसर दे सकते हैं। ये किससे संबंधित है? विश्लेषणात्मक रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि छात्राएं ऑप्शन दिए हैं कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। यह अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं या अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं या भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। कौन सा सही हो जाएगा? तो छात्राएं अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तो 2 नंबर जो है इसका सही हो जाएगा कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। क्या कहते हैं उसको? कि जब हमें चाक्षुष स्मृति का ह्रास महसूस होता है, उससे संबंधित होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। यानी कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डिसलेक्सिया से संबंधित एक रोग है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। संशक्तिशील शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा। तो किसके लिए हो सकता है? कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी को शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा का प्रसार वाक्य हो सकता है। क्या हो सकता है? समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि यह शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को जानने तथा सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन इसके साथ संबंधित तत्व हैं। कौन सा संबंधित है? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण। तो प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व होते हैं। किसके? प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर की, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। किससे? तो स्मरण, समझ, सर्जन या विश्लेषण। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा जाता है, समय देने के लिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे विद्यार्थी शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? किस तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। तो इससे किया जा सकता है। तो गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 निदानात्मक परीक्षण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। क्या? कि विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण या विशिष्ट विवरण पर एकाग्रचित केंद्रित करने
या अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो सिद्धांत चित्र जो है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के साथ नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखते हैं कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो कौन सा सही हो जाएगा कि एल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के प्रतिरूपण यानी सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसे कोई बालक अपने उन चहेते अभिनेताओं या खिलाड़ियों के व्यवहार को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है जैसा उन्हें वह टेलीविज़न चलचित्र में आदि में देखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है कि निगमनात्मक तर्कण में शामिल है या हैं। कौन से? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो निगमनात्मक तर्कण में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कण शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं तथा श्याम एक मनुष्य है, अतः श्याम क्या है? मरणशील है, यानी कि विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कण शामिल होता है निगमनात्मक तर्कण में, ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 25 नंबर है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, J.B. वाटसन के द्वारा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 E.L. थॉर्नडाइक ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति देना। तो कौन सा है? तो सहानुभूति देना, ये समानुभूति नहीं सहानुभूति होगा। तो समानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। समानुभूति यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा है? समानुभूति देना। अगला है, आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि 27 नंबर है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो कौन सा बल हो जाएगा? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो कौन सा हो जाए? तो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है वो अभिप्रेरण बल कहलाता है। कौन सा क्या कहलाता है? अभिप्रेरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो कौन सी? पुरस्कार या प्रेरक, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण। तो आवश्यकता कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम माना है। और आवश्यकताएं व्यक्ति में मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है जैविक आवश्यकता और दूसरी होती है सामाजिक आवश्यकता। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ लेंगे। इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से आते हैं, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ज़्यादा विशेष कुछ बदलाव भी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। कौन सी प्रेरणाएं भाई? देखते हैं। ऑप्शन दिया है प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो कौन सी? तो भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका है सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है?
निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से डांटे जाने का डर या माता पिता की ओर से दबाव, वही सेम चीज़ है। तो कौन सा होता है, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध। कौन सा? अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, अर्थात सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पिछले ज्ञान से जोड़कर सीखा जाता है। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है इस प्रकार हमने सीडीपी का जो 2014 का सितंबर का जो पेपर हुआ था सीटेट का, तो हमने कवर किया है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे और हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।